ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को मेरी क्रिसमस। आपके लिए एक खास पेशकश हम लेकर आए हैं। नए साल की शुरुआत से ठीक पहले आज मेरी क्रिसमस का माहौल, क्रिसमस की धूम मची है ईटी नाउ स्वदेश पर, और इसी फ्लेवर को आगे ले जाते हुए इस खास पेशकश में हम आपको ऐसे स्टॉक्स बताने वाले हैं जिससे आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं और एक दमदार पोर्टफोलियो बनाने का मौका आपको मिलेगा इस खास पेशकश में। तो आइए शुरू करते हैं इसकी। तो चलिए 2023 से ठीक पहले जहां ईटी नाउ स्वदेश मेरी क्रिसमस स्पेशल आपके लिए लेकर आए, ऐसे में कई सारे थीम्स, कई सारे सेक्टर्स जो कि 2022 में काफी एक्शन में रहे, काफी चर्चा में रहे, कई सारी खबरें भी आती रहीं और उनसे जुड़े कई सारे मौके भी आपके लिए डेवलप होते गए। तो साल का अंत हम करें और नए साल की शुरुआत करें उससे पहले क्रिसमस गिफ्ट तो बनता है। हमारे साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हैं और वो हमें बताएंगे कि नए साल में जब आप एंटर करेंगे तो उसमें आप अपने मार्केट पोर्टफोलियो को कैसे दुरुस्त बना सकते हैं, कौन से शेयर्स हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं जिससे आपके पोर्टफोलियो में कमाई ही कमाई हो सकती है। हमारे साथ तीन दिग्गज जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ अविनाश गोरक्षकर जी हैं, विवेक कारवा हैं और साथ ही विजय चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जाने माने दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स हैं ये, और इनकी दी हुई इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो हैं वो दमदार रिटर्न्स देने के लिए पूरा दमखम रखते हैं। शुरुआत चलिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट से कर लेते हैं, उनसे समझते हैं कि नए साल में प्रवेश करने से ठीक पहले वो हमारे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, कौन से इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आए हैं। अविनाश जी, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। बताइए इस कड़ी में कौन से नए शेयर्स, कौन से थीम्स, 2022 को आपने कैसे देखा, कैसे फील किया, और जब 2023 में हम जाएंगे तो मार्केट का हाल कैसा रहेगा? मुझे लग रहा है कि देखिए 2022 बहुत ही अच्छा साल मार्केट के लिए साबित हो गया। हालांकि अनसर्टेनिटी बहुत थी। इनफैक्ट इंडिया एक ऐसे मार्केट था जो ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। आने वाले साल के लिए मुझे लग रहा है कि जो ग्रोथ मोमेंटम कॉर्पोरेट सेक्टर के अर्निंग्स में हमने देखा है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने टैक्सेस कलेक्ट किए हैं, जिस प्रकार से मार्केट आगे नंबर्स को देख रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। अगर यूरो और यूरोप की बात करें तो इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां पे अभी बहुत सारे फॉरेन एफआईएस वेट कर रहे हैं और पैसा बाजार में डालने के लिए। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म निवेशक को ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। इक्विटी में हमको लग रहा है कि 2023 में अच्छे रिटर्न्स आएंगे। हालांकि इस बार एक बात तो क्लियर है कि आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है। सारे शेयर्स ना बढ़े, लेकिन सिलेक्टिवली अगर आप निवेश करते हैं अच्छे सेक्टर्स में, क्वालिटी कंपनीज में, तो अच्छा खासा मुनाफा बनाने का डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है। तो डेफिनेटली इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करें और इसमें सूझ समझ के और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे क्वालिटी के और कॉशियसली प्रॉमिसिंग सेक्टर्स पे पैसा लगाए, ऐसी मेरी ओपिनियन है। तो बिल्कुल सही कि अविनाश जी आपने कि 2022 का साल जो है चैलेंजिंग भी रहा और अपॉर्चुनिटीज भी कई सारी बनती हुई दिखी, क्योंकि कई सारे ऐसे सेक्टर्स थे, मान लीजिए डिफेंस क्षेत्र, इंश्योरेंस क्षेत्र, जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए, अच्छा एक्शन भी दिखाया। कई सारे सेक्टर्स थे जिनमें काफ़ी हद तक एक्शन, या कह सकते हैं कि ग्लोबल फ्रंट पर जो उठापटक दिखी उसका इम्पैक्ट पड़ता रहा, जैसे कि IT सेक्टर लीजिए, फर्टिलाइजर सेक्टर। तो इन सभी सेक्टर्स को चुनकर, इन सभी सेक्टर्स को समझते हुए हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको सही निवेश की रणनीति बताएंगे। राइट विवेक जी, आप बताइए 2022 को आपने कैसे देखा, कैसे रीड किया, और 2023 में अपॉर्चुनिटीज बनेंगी? राइट, गुड मॉर्निंग आपको सभी को। देखिए, मतलब 3 दिन पहले तक ये लग रहा था कि 2022 हम लोग एक हैप्पी नोट पे खत्म करेंगे और बीच में ये कोविड का चक्कर वापस आ गया है। तो अब अनसर्टेनिटी 2022 तो है नहीं, वो तो खत्म हो गया, लेकिन अब 2023 पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया कि क्या होगा, लाइफ कैसे रहने वाली है। लेकिन मैं अविनाश जी से एकदम 100% अग्री करता हूँ कि इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है। बाकी कंट्रीज जहाँ पे मतलब दुनिया भर में आपको स्लो, क्या बोलते हैं, रिसेशन, वो लोग इन चीजों की बात कर रहे हैं, हम लोग कितनी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा कम होगा क्या ज्यादा होगा। तो अगर स्लो भी थोड़ा ग्रोथ करे फिर भी इंडिया ग्रोथ करने वाला है। तो मुझे लगता है कि जैसे अविनाश जी ने कहा, आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। इनफैक्ट 2022 में भी आप अगर देखो तो इंडेक्स चाहे कुछ भी दिखाया हो, लेकिन सेलेक्टिव स्टॉक्स अगर आपने लिए हैं तो वो आउट परफॉर्मेंस आपको दिखा के आपके पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न्स दिया है। तो वही चलने वाला है 2023 में भी। आपको बहुत बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा और बहुत मतलब बहुत पिक एंड चूज ही रहना पड़ेगा कि आप क्या ले रहे हो और उसके इमीडिएट मतलब फ्यूचर क्या है।
तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा लग रहा है मुझे 2023 में भी। और आपको बहुत सिलेक्टिव और फोकस्ड रहना पड़ेगा। जिस तरह से 2022 का अंत हो रहा है, वॉलेटाइल तो रहेगा 2023, एटलीस्ट शुरुआती एक महीना तो जो है उसमें हम देखेंगे वॉलेटिलिटी, लेकिन एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस वॉलेटिलिटी में भी सेक्टोरल टर्निंग होती दिखेगी। इंडेक्स को अगर आप छोड़ भी देंगे और सेक्टर्स और स्टॉक्स पर फोकस करेंगे तो कमाई पूरी है आपकी। हमारे साथ विजय चोपड़ा जी भी जुड़ गए हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। आप बताइए 2022 से आपकी रीडिंग क्या है? 2023 का साल मौकों के हिसाब से कितना बड़ा और कितना दुरुस्त लगता है आपको? पहले तो सब दर्शकों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले नव वर्ष के लिए भी। और आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये एक सडन सरप्राइज आया है जब पूरी दुनिया लगभग सोच बैठी थी कि अब यहाँ से एटलीस्ट कोरोना की कोई इशू नहीं आएगा। तो पिछले एक हफ्ते 10 दिन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग खबरें आई और मार्केट्स ने भी बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया। अब हमें ये नहीं पता, क्योंकि ऐसा कोई प्रेसिडेंस नहीं है कि अब ये जो नया वेरिएंट है वो कितना नुकसान करेगा, इस वजह से कितना एडवाइजरी आएंगी। मुझे नहीं लगता कि अब वील गो इनटू अ टोटल लॉकडाउन, उसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है। थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, पब्लिक गैदरिंग पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, मगर हमें कोरोना सेंसिटिव स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। वो कौन से स्टॉक्स हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना। जैसे जो भी मुझे लगता है होटल स्टॉक्स हैं, लेजर और ट्रैवल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज प्राइमरली जैसे पीवीआर है या जो जहाँ पे भी पब्लिक इकट्ठा हो सकती है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगी जब तक इस बात पे क्लैरिटी नहीं आती कि ये वेरिएंट भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला नहीं। क्योंकि पीछे कई सारे वेरिएंट आए ओमिक्रॉन के बाद, मगर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो ये थोड़े दिन में क्लैरिटी आएगी, इस पर अभी मेरा कहना बहुत मुश्किल है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। तो मेरा मानना है कि 2023 जो है काफ़ी रिस्पेक्ट्स में 2022 से तो बेटर होना चाहिए, क्योंकि 2022 में एक वॉर भी हुआ था। हम लोग कोरोना के अलावा वॉर से भी जूझ के आए हैं, इन्फ्लेशन से जूझ के आए हैं। अब मुझे लगता है इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं पीक आउट हो रहा है और या हो चुका है, और यहाँ से हम इन्फ्लेशन नीचे गिरते हुए देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी इकोनॉमी के लिए कि इन्फ्लेशन नीचे गिरे और इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए। जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, मुझे लगता है मार्केट सब जगह थम्स अप देंगे, चाहे वो यूएस हो, चाहे यूके हो, या कहीं पे भी हो, तो विल हैव अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द मार्केट्स। इनसे कोरोना की खबरों से घबराहट तो है, लेकिन एक बात भी तय है कि एक ही न्यूज़ पर बाजार जो है वो 2 बार नहीं गिरता, लेकिन घबराहट का माहौल ज़रूर पैदा होता है, वही हम देख रहे हैं। लेकिन उसके सामने भी अगर देखें, अपॉर्चुनिटीज़ बिल्टअप होती हुई कई सारी दिखेगी। और नए साल में जहां हम क्रिसमस सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, आइए सेंटा गिफ्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ साथ उनके इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ क्या हैं वो भी जानते हैं। अविनाश जी, शुरुआत आपसे बताइए, पहला सेंटा गिफ्ट हमारे व्यूअर्स को क्या देंगे आप? मानसिक, पहला स्टॉक जो मुझे पसंद है वो बेसिकली एबी फैशंस लिमिटेड है। ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है और बेसिकली अपैरल और गारमेंट स्पेस में काफी वेल एस्टैब्लिश्ड एक ब्रांडेड प्लेयर है। इनके 2 डिविजन्स है, एक तो मधुरा गारमेंट्स है प्लस पैंटलून बिजनेस है, जो बहुत ही तेजी से और अच्छे तरीके से ये ग्रो हो रहा है। इनफैक्ट करीबन 26,000 डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स है इनके, करीबन 2,800 एक्सक्लूसिव शोरूम्स है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप भी बहुत अच्छा है और काफी डिफरेंट कैटेगरीज में इन्होंने आइदर खुद का लॉन्च किया है या इन्होंने एक्विजिशन करके अपने प्रोडक्ट्स बोके को काफी बड़ा बनाया। इनफैक्ट Q2 के नंबर्स की बात करें तो 50% का रेवेन्यू बढ़ा है, करीबन 3,000 करोड़, 27% का कामकाजी मुनाफा बढ़ा है और पहली बार कंपनी ने प्रॉफिट 30 करोड़ का किया है। पूरे साल के लिए हमको लग रहा है कि इस साल कंपनी कम से कम 218-220 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी और FY24 में भी हमको लग रहा है कि ये ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा, करीबन 300 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। इस स्टॉक को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए, क्योंकि इंडिया में रिटेल कंजम्पशन जो मिलेनियम्स है, जो यंग लोग है, वो एस्पिरेशनल है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल रिटेल के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक अच्छा 1 साल का पिक है, करीबन 380-385 का टारगेट प्राइस लिखे, इस प्राइस पे जरूर इसको एक्यूमुलेट करें। एब्सोल्युटली, अविनाश जी की पसंद पहला स्टॉक का आदित्य बिरला फैशन, और 1 साल तक का नजरिया आप बनाकर चल सकते हैं। इस कड़ी में दूसरा शेयर विवेक आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए। देखिए, मेरे पास मतलब एक लार्ज, एक मिड और एक स्मॉल कैप है, तो मैं लार्ज कैप से चालू करना चाहूंगा।
ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब मतलब सबको ये लगेगा कि क्या इतना कॉमन स्टॉक है ये, लेकिन देखिए जिस हिसाब से कंपनी पिछले एक साल से एक रेंज में फंसी हुई है बोलूंगा मैं। और आज जैसे अविनाश जी ने कहा था कि फैशन के बारे में उन्होंने बोला, अब रिलायंस में भी फैशन है, रिलायंस में जियो है, रिलायंस में रिटेल कारोबार है, और लगातार वो लोग सारे ब्रांड्स मतलब तरह तरह के ब्रांड्स को खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक आज अंडर वैल्यूड स्टॉक है। देखिए करीबन इसका आज मार्केट कैप है करीबन 17,40,000 करोड़, और अगर आप इस कंपनी का अगर एंटरप्राइज वैल्यू भी देखो तो वो करीबन रहेगा 20,40,000 करोड़। तो मतलब जो जो वैल्यूएशन दिख रहा है वो काफी सस्ता दिख रहा है आज के दिन रिलायंस। तो ये जो अभी दाम चल रहा है 2500 2600 3,000, तो मेरा मतलब एक बहुत कंजर्वेटिव टारगेट है। अगर कंपनी से कुछ भी अगर पॉजिटिव न्यूज आती है, जैसे समझ लो जियो को वापस अलग से लिस्ट करे, या फिर रिटेल को डीमर्ज करे, ये सब आगे चल के पॉसिबिलिटी है। ये हो सकता है कि आगे 1-2 साल के अंदर होगा, क्योंकि अंबानी जी के बच्चे भी बड़े हो गए, और उनको भी सक्सेशन प्लानिंग भी करना पड़ेगा यहाँ से। तो जैसे ही ऐसे कोई भी न्यूज आती है, ये स्टॉक आपको एक जूम करते हुए दिखेगा। तो बहुत एकदम सेफ बेट है आज के मार्केट में। जब मार्केट नीचे जा रहा है, ये स्टॉक इतना नीचे नहीं है, 1-2% मैं बहुत बड़ा फॉल नहीं गिनता हूँ, और लग रहा है कि आगे चल के 3,000 तो क्रॉस करेगा ही करेगा, और ऐसा अगर कुछ न्यूज आता है तो और भी अच्छा कर सकता है स्टॉक। हर सेगमेंट में एंट्री करने की कोशिश, और इस कोशिश में कामयाबी भी रिलायंस पाता हुआ कारोबार विस्तार को लेकर काफी ज्यादा सीरियस, और इसी के चलते काफी अट्रैक्टिव बोल्ड टारगेट्स यहाँ पर आते हुए विवेक की तरफ से। विजय, आपके तरफ से पहला सेंटा गिफ्ट क्या होगा? आप कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि आईटी में पिछले साल में हमने देखा काफ़ी डैमेज हुआ, और बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स जो हैं करीब करीब 30 से 40% तक करेक्ट हुए। और आईटी में मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहली बात, ये कंजर्वेटिव सेक्टर भी है। दूसरा, हम एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं कि अब दोबारा से जो है कोविड के बाद ज़िंदगी चालू होगी, और जो अगर इन्फ्लेशन नीचे आती है तो जो इंटरेस्ट आउटगो है बहुत सारी बड़ी कंपनीज का, तो उनका कर्जे का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कम हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में मैं एक कंपनी जो पहली पेश करना चाहता हूँ वो है LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इस कंपनी की खासियत ये है कि ये काफ़ी सारे नए टेक्नोलॉजीज की तरफ है, डिफेंस में है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में है, AI में है, और इसके रिसर्च सेंटर्स, क्योंकि इट्स अ रिसर्च बेस्ड कंपनी, इसके रिसर्च सेंटर्स इजराइल जैसी कंट्रीज में भी हैं। और इसकी जो मैनेजमेंट बैकिंग है वो हम सब जानते हैं, L&T है, बहुत ही स्ट्रांग मैनेजमेंट है, लीनिएज बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि LTTS अगर यहाँ से अगर कोई खरीदारी करे, और 3800 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा करेक्शन हुआ है पिछले कुछ दिनों में, मगर ये करेक्शन अच्छा है। एक इसके अंदर टेक्निकल चार्ट्स पर भी एक गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है। तो मेरा ये मानना है कि यदि कोई LTTS खरीदता है तो यहाँ से जब चलना शुरू होगा तो आसानी से आपको लगभग 5,000 के लगभग तक जाता दिखेगा। तो LTTS में खरीदारी करें, बहुत ही अच्छी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी है। और मेरा ये मानना है कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट आईटी में नहीं है, आने के लिए ज़्यादा है, जाने के लिए कम है। चलिए, करेक्शन या डाउनफॉल जितना दिखना था दिख चुका है। आने वाले साल में अपॉर्चुनिटी बिल्टअप होती हुई दिख सकती है, और इसी के चलते आईटी, हैवीवेट आईटी, मिड कैप आईटी स्पेस पर नजर जरूर रखें। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज विजय जी की पसंद, उनका पहला स्टॉक। अविनाश जी, आपकी तरफ से अब सेकंड आपकी पसंद क्या है? दूसरा सिलेक्शन कौन सा स्टॉक है, कौन सा सेक्टर है आपके रेडार पर? मानसी, दूसरा सेक्टर है जो हमको पसंद है वो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है, और यहाँ पे हमको कैनफिन होम्स नाम की कंपनी पसंद है। कैनफिन होम्स ये कैनरा बैंक की सब्सिडरी है। बेसिकली होम लोन्स, नॉन कॉर्पोरेट और दूसरे लोन्स ये कैटर करती है। ज्यादातर साउथ में काम करती है, और टायर 1 टायर 2 सिटीज को ये सप्लाई, अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इनके जो बेसिक मेट्रिक्स है, इसमें 74% बेसिकली सैलरीड और जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं वहां पे ये लोन देते हैं, और बाकी कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं। इनफैक्ट इस कंपनी की खासियत है कि पिछले 10 साल में एसेट क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने मेंटेन की। अभी भी अगर क्रॉस एसेट क्वालिटी का नंबर देखें तो 0.65% है। दूसरी तिमाही के नंबर में प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो बैंक का एक बड़ा यार्डस्टिक माना जाता है, वहां पे करीबन 30% का ग्रोथ हो गया था। 142 करोड़ का इस साल प्रॉफिट Q2 में आया है। हमको लग रहा है कि मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि वो 18 से 20% का AUM ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, और जिस प्रकार से अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट साइकिल हमको लग रहा है अभी अपवर्ड है, तो यील्ड्स डेफिनेटली इनके लिए इंप्रूव होंगे।
करीबन 274 का बुक वैल्यू इस साल बनेगा और उसके बाद 320, 325। तो वैल्यूएशंस इन्वेस्टर्स के फेवर में करीबन 1.6 टाइम्स के प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू पे ये स्टॉक FY24 में चल रहा है। तो हमारा मानना है कि यहाँ से भी करीबन 25% अपसाइड पॉसिबल है। तो करीबन 650 का टारगेट प्राइस लेके अगले साल के लिए ये स्टॉक आपको खरीदना चाहिए। कैन फिन होम्स अविनाश जी की तरफ से अगला स्टॉक 650 तक के टारगेट्स और 1 साल से ज्यादा 1 साल 15 महीने तक के टारगेट्स आप मानकर यहाँ पर टाइम फ्रेम आप मानकर चल सकते हैं। विवेक, आप बताइए आपकी दूसरी पसंद क्या होगी इस कड़ी में? देखिए, मैं 2023 में NBFC मतलब बैंक, नॉट खाली NBFC, BFSI सेक्टर पे ओवरऑल मैं बुलिश हूँ। तो बैंकिंग और नॉन फाइनेंशियल जितने भी फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज है, तो इसमें एक दिग्गज PSU बैंक है। PSU बैंक्स में हमने बहुत बड़ी रैली देखी थी और उसमें मैंने पहले भी आपके शो पे एक बार रेकमेंड किया है, वो है पंजाब नेशनल बैंक। जहाँ पे रेकमेंड किया था उसी स्तरों पे वापस आके आज ये स्टॉक मिल रहा है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और करीबन ये मतलब 63 हाई दिखाया था, अभी वापस 51 पे आपको मिल रहा है। देखिए क्या होने वाला है। अब PSU बैंकिंग में आप अगर देखो तो दिग्गज बैंकों में ये सबसे सस्ता बैंक है आज। अगर फंडामेंटल देखो वैल्यूएशन वाइज, तो सबसे सस्ता बैंक लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस साल और अगले साल, ये साल तो खत्म हो गया समझ लो, कि अगले साल ये करीबन 30,000 से लेके 35,000 करोड़ NPA का रिकवरी करेगा खाली बैंक। मतलब आज अगर 57,000 करोड़ इसका अगर मार्केट कैप है, उस पे अगर ये 31,000 करोड़ अगर रिकवरी करता है तो बहुत बड़ा अमाउंट होगा। और यहाँ से केपेक्स पिकअप और क्रेडिट ग्रोथ पिकअप ये दोनों होने वाले हैं। तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ छोटे मोटे बैंक्स, PSU बैंक्स पे, और कई बार सेल की सलाह भी दी थी। लेकिन अगर दिग्गज बैंक्स आगे जाके परफॉर्म करना है तो PNB भी परफॉर्म करना है। और मुझे लगता है कि प्राइवेट हो या फिर PSU, सारे के सारे जो लार्ज कैप बैंक्स है वो परफॉर्म करेंगे। तो PNB 51 में एक स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन रहेगा। और मुझे लगता है कि अगले एक साल में ये आपको 70 से लेके 72 उस रेंज तक आपको आराम से दिखा सकता है स्टॉक। और उसके ऊपर भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अपना टाइम फ्रेम 1 साल का ही, इसके लिए मैं 72 दे रहा हूँ। बैंक्स, फाइनेंशियल्स, हाउसिंग फाइनेंस जैसे सेक्टर्स हैं जो कि हमारे दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स के रेडार पर है। और सही कहा विवेक ने, जहां पर PSU बैंक, प्राइवेट बैंक स्पेस ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। यहाँ से ऑफ कोर्स बाजार में जो कुछ कंसर्न्स या कुछ उथल पुथल चिंताओं की वजह से जो गिरावट दिखी, उसमें बैंक्स, PSUs में करेक्शन जरूर इस वक्त दिखा है, लेकिन अंडरटोन अब भी इन सेक्टर्स का काफी बुलिश है। और माना तो ये भी जाता है कि अगले 2 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 13 से 15 के लेवल्स, 13 से 15% तक के लेवल्स पर पहुंच सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक और स्टॉक बताते हैं। इस वक्त अब तक आपके पास कुल 5 स्टॉक्स आ चुके हैं। विजय जी, छठा स्टॉक इस सूची में सैंटा गिफ्ट 6 स्टॉक कौन सा होगा? स्टॉक है वो भी IT क्षेत्र का एक दिग्गज है, उसका नाम है इन्फोसिस। और इन्फोसिस में भी पहले मैं टेक्निकल चार्ट्स के बारे में बताऊं, एक गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है। गोल्डन क्रॉसओवर प्राइमरली एक बहुत बुलिश पैटर्न होता है और मुझे लगता है कि IT में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। एक और बुनियादी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी जो मार्च 21 में जो सेल्स नंबर था वो करीब करीब 1 लाख करोड़ था, मार्च 22 में 1,21,000 करोड़ था, और अभी जो TTM सेल्स आ रही है तो वो करीब करीब 1,35,000 करोड़ की है। और EPS भी इसका 52 से 54 के करीब जाता हुआ दिख रहा है। तो कहीं पे भी कोई सेल्स में, प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इस साल में, मगर फिर भी अगर मेंटेन कर पाते हैं आप इस मोमेंटम को तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और इन्फोसिस वैसे भी बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है और अपने आप को कई बार वो प्रूव कर चुकी है डाउन टर्न्स में। तो इसीलिए मैं इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह देना चाहता हूं। और मेरा ये मानना है कि यदि कोई अभी 1505 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है, यदि कोई यहाँ पे खरीदारी करता है तो इसको आसानी से 1750-1800 तक का टारगेट इसमें अचीव होना चाहिए। तो इन्फोसिस में खरीदारी करने की सलाह है। पूरी तरह से IT पैक को खेलना चाहेंगे विजय चोपड़ा जी। इन्फोसिस, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे काउंटर। विजय जी, अब आपके तीसरे स्टॉक का भी इंतजार रहेगा। कुछ ही मिनटों में वापस आपकी तरफ लौटेंगे। अविनाश, बताइए तीसरा स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा सेक्टर आप सुझाएंगे हमें, और कौन सा सेक्टर? एक तो AB फैशन और कैन फिन होम्स आपने बता दिया, बैंक्स की तरफ आपका रुख भी होगा? बिल्कुल मानसी, तीसरा स्टॉक हमको पसंद है, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के कैटेगरी में आता है और कंपनी का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
इस बैंक में सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी हमने देखी कि पिछले 2-3 क्वार्टर से बैंक ने बहुत ही तगड़ा नंबर दिखाया। इनफैक्ट इनका जो डिसबर्समेंट ग्रोथ है, लोन बुक ग्रोथ है, वो करीबन 50-60% हो चुका है। कासा जो करीबन 23% था, वो 27% बढ़ा है। रिटेल टर्म डिपॉजिट्स और कासा ये करीबन 70% सेकंड क्वार्टर में बढ़े। सबसे बड़ी बात, इस ग्रोथ को देखते हुए मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि पूरे साल के लिए, दैट इज FY23 के लिए 30% का क्रेडिट ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। और हमें लग रहा है कि जो एसेट क्वालिटी का इशू था पिछले कोविड के टाइम का, करीबन 14-15% की एसेट क्वालिटी से अभी ये 5% तक आ गया है। तो हमारा मानना है कि ये बैंक अभी काफी वेल पोजिशनड है। माइक्रो फाइनेंस, कॉर्पोरेट लोन्स, रिटेल लोन्स, यहाँ पे सब जगह पे इनका एक्सपोजर है। सबसे बड़ी बात हमको लग रहा है कि इस साल, दैट इज FY23 के लिए मानसी करीबन 800 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो पिछले साल नुकसान था, और 24 के लिए 1100 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी इसको पूरी तरह से वैल्यूएशन नहीं दे रही। दूसरी बात, इनका रिवर्स मर्जर होने वाला है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में मर्ज होने वाला है, तो ये भी एक ट्रिगर पॉइंट स्टॉक के लिए रहेगा। तो मेरा मानना है कि करीबन 23 रुपए के बुक वैल्यू पे आपको कम से कम 1.92 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे करीबन 45 या 46 रुपए का टारगेट प्राइस अगले 10 से 12 महीने में पॉसिबल है। बहुत ही सस्ता बैंक है और इसमें डाउनसाइड काफी कम है। तो ये मेरी तरफ से तीसरा पिक। Can Fin Homes, हाउसिंग फाइनेंस प्लेस, फैशन एंड रिटेल और साथ ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 3 शेयर्स अविनाश जी की तरफ से खास यहाँ पर आपके लिए निवेश का नजरिया उन्होंने बनाया। उनकी जो रिसर्च है, डिटेल रिसर्च है, उसका आउटकम। विवेक की तरफ से वैसे तो ऑयल मार्केटिंग, रिफाइनरी मार्केटिंग से जुड़ा कहना चाहिए, लेकिन विवेक अब तो रिलायंस सेक्टर एग्नोस्टिक हो चुका है। हर सेक्टर में कह सकते हैं कि अच्छी खासी पकड़ जमाने की कोशिश है। और उसके अलावा PNB, तीसरा शेयर कौन सा होगा और कौन सा सेक्टर होगा? देखिए, मैंने जब रिलायंस की बात की ना, मैं तो ऑयल के बारे में बात ही नहीं की थी। मैंने तो उनका जियो है या फिर रिटेल है, इसी के बारे में बात। इसीलिए सेक्टर एग्नोस्टिक। ऑयल ऑयल तो भूल गए हम लोग। एनीवे, देखिए तीसरा स्टॉक मेरा रहेगा पिरामल फार्मा। मैं एक्चुअली फार्मा पे बुलिश हूँ। अब ये 1-2 दिन का रैली आप छोड़ दो, ये कोविड का न्यूज है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चरली क्या है कि फार्मा सेक्टर भी एकदम डाउन ट्रेंड में जाके यहाँ से एक बेस बना रहा है और लग रहा है कि 2023 में ये रिकवरी देगा। देखिए, पिरामल फार्मा डीमर्जर हुआ था पिरामल एंटरप्राइजेस से, और उसके बाद में करीबन 140 में मैंने रेकमेंड किया था एक शो पे, आप वाले शो पे, और उसके बाद में ये करीबन 165 तक गया और वापस एक करेक्शन दिखा के आज 118 में अवेलेबल है। देखिए, मुझे कंपनी बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज। ये एक लार्जेस्ट CDMO जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो प्लेयर है। और CDMO बेसिकली होता है जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी। आपको जब ये रिजल्ट दिखाएगा तो अचानक ही बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। कंपनी के पास करीबन 15 एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, और इसका एक 49% का अलग रन जो ऑप्थेमोलॉजी का एक लीडर है, ग्लोबल लीडर है, उसमें इस कंपनी का जॉइंट वेंचर है। तो आप अगर ये जो भी मतलब वैल्यूएशन आप अगर गिन लो, ये स्टॉक आपको कम से कम 200 रुपए ट्रेड करना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप एक आध साल रखो तो ये 200 से लेके 220 को आराम से क्रॉस कर सकता है। तो आज 118 में अवेलेबल है। बहुत मुझे लग रहा है कि देखिए, पैनिक में हो सकता है आपको 110 दिखाए एक बार या 115 दिखाए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इतना मतलब एग्जैक्ट लोकेशन तो हम लोग बोल नहीं सकते कि कहाँ एंट्री करना है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप एंट्री करो तो बहुत अच्छा वैल्यूएशन मुझे लग रहा है। और ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पास भी पर्सनल होल्डिंग है इसकी, और मैं भी बेचूंगा करीबन 200 के ऊपर। एब्सोल्युटली नहीं, फार्मा तो अब कैसे भूल ही सकते हैं विवेक, क्योंकि जैसे कोरोना ने एक दस्तक ही दी है, आहट ही सुनी हमने, और फार्मा स्पेस में हमने जो पिछले 2-3 सेशंस में एक्शन देखा है, इनफैक्ट ड्यूरिंग कोविड फेज भी फार्मा स्टॉक्स जो चले हैं, उसके बाद एक साइडवेज एक्शन भी था, और अगेन यहाँ पर ये स्टॉक्स जो हैं वो फोकस में आते हैं। और डोमेस्टिक फार्मा कंपनियों पर खास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां से रिटर्न्स के पूरे अनुमान आपको, और अच्छे रिटर्न्स के अनुमान है। पिरामल फार्मा तीसरा शेयर विवेक की तरफ से। विजय जी, आप बताइए, आखिरी शेयर है सूची में L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इन्फोसिस के साथ हम समझ गए कि IT को आप खेलना चाहेंगे, लेकिन तीसरा शेयर, अब सेक्टर बदलेंगे? जी, मैं थोड़ा सा सेक्टर बदलूंगा, और ये लाइफ इंश्योरेंस से मैं एक कंपनी देना चाहता हूँ, जो कि भारत की दिग्गज कंपनी HDFC लाइफ, बैक्ड बाय HDFC बैंक। एक चीज मैं आपको गौर दिलाना चाहता हूँ कि
जब कोविड का फॉल आया था, हालांकि सारे स्टॉक्स गिरे थे, मगर एक बड़ा स्टीप फॉल देखा था हमने HDFC लाइफ में, जो करीब करीब 345 का इसने बॉटम बनाया था, और वहां से चलते हुए इसने लगभग 1-1.25 साल के अंदर ही 776 का टॉप बनाया था। उसका कारण ये था कि बहुत सारा इंडिया प्राइमरली जो है वो काफ़ी अंडर इंश्योर्ड कंट्री है, और मुझे लगता है कि लोगों को जो ये भय है वो प्रोपेल करता है इंश्योरेंस खरीदने के लिए, और जो कि अच्छी चीज़ भी है, ऐसा लॉजिकल डर है ये, और मुझे लगता है कि इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, एटलीस्ट लाइफ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए। तो इस बार भी जैसे कोविड का डर आया है, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा कैलकुलेशन है कि लाइफ इंश्योरेंस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा, और उसमें HDFC नो डाउट एक बहुत बड़ा प्लेयर है। दूसरा, टेक्निकल बैलेंस में भी इस स्टॉक में भी एक गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है। जो तीनों स्टॉक्स मैंने बोले हैं उनमें तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है, और गोल्डन क्रॉसओवर बहुत ही पॉजिटिव होता है किसी भी स्टॉक की ग्रोथ के लिए, टेक्निकल बैलेंस में मैं बता रहा हूँ। तो फंडामेंटली इसलिए क्योंकि अगर कोविड का डर या इस तरह से कुछ होता है तो लोग वैसे भी दौड़ के अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, जिन्होंने नहीं करवाया, या अपने सम इंश्योर्ड को बढ़ाते हैं। तो इसमें निश्चित रूप से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को एब्सोल्युटली इसका मैं टारगेट देना चाहूंगा कि अगर कोई यदि इसको खरीदता है तो इसको 650 और फिर 700 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। 80 का टारगेट। लाइफ इंश्योरेंस माइलस्टोन रेगुलेटरी चेंजेस हमने देखे हैं, सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसके चलते इंश्योरेंस प्लेस जो है लगातार अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं, सपोर्ट है, ब्रोकरेजेस के भी बुलिश रेडार पर है, और इसी के चलते अनुमान ये भी है कि कैपिटल फ्लो जो है वो 2023 में भी इंश्योरेंस स्पेस के काफ़ी बढ़ते रहेंगे। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपकी तैयार हो चुकी है, पोर्टफोलियो आपका बन चुका है। मेरी क्रिसमस इस मौके पर सैंटा के गिफ्ट यहाँ पर 3 एक्सपर्ट्स ने अपने 3 स्टॉक्स आपके सामने रखे, और इस सेक्टर में अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें, हाउसिंग फाइनेंस, बैंक, फार्मा, बोल्ड IT कॉल्स भी आती दिखी, और इंश्योरेंस प्लेस भी हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स के रेडार पर। उम्मीद करते हैं इन स्टॉक्स को आपने नोट किया है, अच्छे खासे लेवल्स पर आपको मिलेंगे, तब इन स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं, और कमाई की पूरी तैयारी आपकी होती दिखेगी। अविनाश जी, विवेक जी और विजय जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में, और अपने इन्वेस्टमेंट आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ मेरी क्रिसमस की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन क्रिसमस थीम ईट नाउ स्वदेश पर लगातार चल रहा है। आप बने रहें ईट नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।